आज का पहला प्रश्न है कि सवाना जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला कथन है कि सवाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में पाया जाता है। ठीक है, ये पहला कथन हुआ। दूसरा कथन है कि सवाना वन अधिकांशतया अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही नहीं है। मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन का जो है सही। सवाना जलवायु जो है वो उच्चतम तापमान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म के समय नहीं होता है। ठीक है, उच्चतम तापमान जो है वो वर्षा ऋतु के शुरुआत के ठीक पहले होता है और उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तापमान जो है वो जुलाई, ठीक है, और अगस्त महीने में होता है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। और सवाना वन जो होते हैं भूमध्य रेखीय वन और उष्ण मरुस्थलों में पाए जाने वाले एक प्रकार के वन हैं। ये अधिकतर अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भाग और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य पाए जाते हैं, जैसे लानोस और कैंपोस। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इस पर विग्ड लैपिंग के संदर्भ में विचार करना है। पहला है कि यह दलदल और इसी तरह पर ताजे जल में रहने वाले, तो इस पर विग्ड लैपिंग के संदर्भ में विचार करना है कि यह दलदल और इसी तरह के ताजे जल वाले आर्द्रभूमि पर्यावासों में पाए जाने वाला एक पक्षी है और यह दूसरा कथन जो है यह भारत का देशज पक्षी है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। मतलब पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगर इसकी बात करें तो इस पर विग्ड लैपिंग जो है, ठीक है, यह भारत के वारंगल में पहली बार अफ्रीकी भूमध्यसागरीय वेडर पक्षी को देखा गया था। इसी को वेडर पक्षी को ही इस पर विग्ड लैपिंग कहते हैं। यह एक दुर्लभ वेडर पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है वेनेलस स्पिनोसस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इस पक्षी को भट्टुपल्ली गांव के पास देखा गया था वारंगल में। यह पक्षी जो है वो भारत का देशज पक्षी नहीं है। यह पक्षी जो है उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का देशज पक्षी है। इससे पहले यह भारतीय उपमहाद्वीप में कभी नहीं देखा गया था। ठीक है, यह दलदल और ताजे जल के आर्द्रभूमि पर्यावासों में पाया जाने वाला पक्षी है। इसलिए पहला कथन जो है इसका सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। जो यह पक्षी है कीटों और अन्य कशेरुकी जीवों को खाते हैं जिन्हें ये जमीन से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि शीत ऋतु की मेघविहीन लंबी रात तापमान व्युत्क्रमण की घटना के निर्माण में मदद करती है और दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि सामान्यतः एक बात करें तो सामान्य रूप से तापमान जो है ऊंचाई के साथ जो है वो तापमान जो है वो घटता जाता है।
इसे ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं और सामान्य ह्रास दर जो है उलट जाती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसी को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण जो होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफी सामान्य घटना है। शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रातें और शांत वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। दिन में प्राप्त उष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य बात है। और सामान्य मौसमी दशाओं में बात करें तो वायु का तापमान सामान्य तौर पर ऊंचाई के साथ घटता जाता है और शांत उच्च दाब वाली मौसम दशाओं में ठंडी वायु का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वत घाटियों में स्थिर होना एक उदाहरण है। शीतल और ठंडी और सघन और भारी वायु घाटी में पहुंचकर उष्ण और कम सघन वाली हल्की वायु को ऊपर ढकेलती है, जिससे तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी है, और दूसरा है कि देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन सही है और पहला कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अक्षांश रेखा जो है वो भूपृष्ठ पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की केंद्र से डिग्री में मापी जाती है। केंद्र मतलब बीच से, पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी जाती है। या भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा होती है जो ध्रुवों के बीच में स्थित है। ध्रुव जो है ये होते हैं और ये आपकी भूमध्य रेखा है। इनके बीच में की भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये अक्षांश रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखा के एक दूसरे के समांतर होती है। इसलिए पहला कथन जो है सही नहीं है। दूसरा कथन इसलिए सही है कि देशांतर रेखा जो होती है प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई एक कोणीय दूरी होती है। ग्लोब और देशांतर रेखाओं को अर्धवृत्त के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे अर्धवृत्त के रूप में दर्शाया जाता है। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा से होते हुए दोनों ध्रुवों के मध्य विस्तृत होती है। ऐसी रेखाओं को यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में लाल और पीली मिट्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इनका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और मिट्टी का लाल रंग लोहे के मिश्रण के कारण होता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। ऐसा इसलिए है कि लाल मिट्टी का विकास जो है दक्कन के पठार के पूर्वी मतलब पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर आग्नेय रवेदार चट्टानें पाई जाती है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। और पश्चिमी घाट के गिरिपदी क्षेत्र की लंबी पट्टी में लाल डुमटी मिट्टी पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण होती हैं और जल में डूबी होने के कारण
यह पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मिट्टी सामान्यतया उपजाऊ होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमि के क्षेत्रों की मिट्टियां जो हैं वो कम उपजाऊ होती हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसलिए इसके दूसरा कथन भी जो है वो सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जलवायु का प्रकार, उनके संबंधित क्षेत्र एएस, ई, एडब्ल्यू और सीडब्ल्यूजी, तो कितने जो हैं वो सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या चारों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। अगर कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार जलवायु के प्रकारों की बात करें तो जलवायु प्रकार जो है, एक जो है वो AMW है, AS है, AW है, BSH और BSHW और BWHW और CWG और DFC DFC और E। तो इतने प्रकार की जलवायु कोपेन ने बांटी है। अगर AMW की बात करें तो ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है, जो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट कहा जाता है। अगर AS की बात करें तो ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार होता है, जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को कहा जाता है। AW जो है ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की वनस्पति होती है, क्षेत्र होता है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रादीपीय पठार का अधिकांश भाग होता है। BSHW जो गर्म मरुस्थल होता है, जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। CWG जो CWG है, ठीक है, यह है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून होता है, जो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत का प्रदेश होता है। DFC जो है वो लघु ग्रीष्म तथा ठंडी शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। और ई प्रकार की जो जलवायु है वो ध्रुवीय प्रकार की होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। इसीलिए इसके 2 और 4 मतलब ई और CWG यही दो जो हैं वो सही से सुमेलित हैं, ठीक है, और बाकी दो जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है। इसलिए सही आंसर इसका जो है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।